करते हैं एक और वीडियो की श्रृंखला की। और इस श्रृंखला के अंदर अपन जो है आपकी उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 जो होने वाली है उसमें जो पेपर आएगा उस पेपर के लिए हम कुछ जो वीडियोस हैं वो मैं यहाँ पर जारी कर रहा हूँ, जिनके अंदर अपन मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो है मॉडल पेपर हो सकते हैं 2024 के एग्ज़ाम के लिए। तो वो मॉडल पेपर जो है इस वीडियो के अंदर आने वाले हैं। इससे पहले भी हमने एक श्रृंखला चलाई थी और वो श्रृंखला थी जो है 2024 के एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं चैप्टर वाइज जो है वो सीरीज की थी। और उसमें हमने जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सिलेबस में उन सभी के बारे में या उसके अंदर जो जितने भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे उन प्रश्नों की वहाँ पर अपन ने चर्चा की थी। देखिए स्टूडेंट, अगर आप अच्छे नंबर्स अगर लाना चाहते हो तो आप उन वीडियो पर जाकर वहाँ विज़िट कीजिए और वहाँ उनको आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है वो शामिल किए गए हैं, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो वहाँ पर शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो जो अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं तो वहाँ पर वो सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ अगर मॉडल पेपर की हम बात करें तो मॉडल पेपर में इतने ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं उनको लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। हालांकि भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मोस्ट क्वेश्चन आपके होते हैं या महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उनको यहाँ इन मॉडल पेपर में लेने की कोशिश करूँ, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इतना पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट कि इनको इतनी आसानी से लिया जा सकता है या सारों को लेना पॉसिबल हो, तो ऐसा नहीं है। तो अगर आप बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं ज्योग्राफी में या 56 में से 56 करना चाहते हैं तो आपको उन वीडियो जो हैं चैप्टर वाइज वहाँ जाना चाहिए और वहाँ से आपको जो है वो क्वेश्चन देखने चाहिए और वहाँ से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। यहाँ पर जो है सिर्फ संभावनाओं के आधार पर प्रश्नों को शामिल किया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावनाएं रखते हैं, ठीक है। लेकिन निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कह सकता कि ये आएंगे ही, सिर्फ संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। और संभावनाएं देखो आपको भी पता है कि पूरी हो भी सकती हैं और नहीं हो सकती हैं। खैर इन सब बातों को छोड़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो और बढ़ते हैं हम हमारे मेन टॉपिक की ओर। और आज का हमारा टॉपिक है मॉडल पेपर नंबर 1, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। मैं राजीव कुमार स्वामी और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी 20 फैक्ट 23 में। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस प्रकार से रहेगा स्टूडेंट, नीचे दिए गए बहुविकल्प ये प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो ये आपका पहला प्रश्न होगा और इस प्रश्न के अंदर आपके लगभग 16 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। आप एबेसैदा कह सकते हो या बहुविकल्प प्रश्न कह सकते हो। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलो देर ना करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। तो नवनिश्चयवाद जो विचारधारा है वो उसके प्रतिपादक या उसके जनक या उसके जो है प्रस्तुति की थी। तो ये सारी चीज़ें जो एक ही हैं, एक ही क्वेश्चन जो है बस ये अलग अलग भाषाओं में पूछा जा सकता है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन है एलन सी सैम्पल, रेड जेल, ग्रेफी टेलर, विडाल डी लाप्लास। तो बताइए राइट आंसर जो है आपका क्या होगा कि इनमें से कौन सा विद्वान जो है वो नवनिश्चयवाद संकल्पना जो है दी थी। तो किसने दी थी ये आपको पता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसका कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट करोगे इसका आंसर। और देखो यहाँ पर एक चीज़ और है और मैं आपको बताऊँ कि जिन्होंने जो चैप्टर वाइज जो प्रश्न हैं वो देखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मॉडल पेपर हो रहे हैं वो उनके एक प्रकार से टेस्ट की तरह होंगे, ठीक है। अगर आप वहाँ से वो जो है देख के आए हो, ठीक है, आपने वहाँ पढ़ा है और फिर अब आप जब मॉडल पेपर में पढ़ोगे तो आपकी जो है ये बहुत अच्छा रिवीजन होगा। तो मेरा ये कहना है कि पहले आप चैप्टर वाइज जो हैं आपके वीडियो वो आप देखें, उसके बाद में मॉडल पेपर को भी देखें। तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा स्टूडेंट। कैसे अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको मॉडल पेपर्स में मिलेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपके महत्वपूर्ण हो जाएंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा, साथ ही साथ आप टेस्ट दे पाओगे और आपको ये भी पता रहेगा कि हमारा जो है कितना अच्छी तैयारी है या नहीं। आप अपनी तैयारी के बारे में भी जान पाओगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट, वो ये है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक नहीं है। तो जनसंख्या जो वितरण है उसको प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक जो है इनमें से चारों में से जो नहीं है वो आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है वो आप देखोगे। पहला औद्योगिकरण,
भू आकृति, नगरीयकरण और खनिज। तो बताइए स्टूडेंट, इनमें से कौन सा जो है वो आपका आर्थिक कारक नहीं है। कमेंट आप जो है करते रहोगे, मेरे आंसर करने से पहले आपको कमेंट करना है और मैं आपके कमेंट जो हैं वो देखूंगा, ईमानदारी से करने हैं। देखो स्टूडेंट, ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो किसी क्वेश्चन को लेकर तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको इसका सोल्यूशन जो है वो निश्चित तौर पर देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आइए लौटते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका है भू आकृति। तो भू आकृति है स्टूडेंट, वो आपका एकदम जो है राइट ऑप्शन है, क्योंकि भू आकृति है वो क्या है, एक भौतिक कारक है। क्या कारक, कौन सा कारक है, भौतिक कारक, ठीक है। और बाकी के खनिज हैं, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, तो ये तीनों की तीनों आपके आर्थिक कारण हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। तो मानव विकास की जो अवधारणा है वो किसने दी थी, फ्रेडरिक रेडजेल ने, एलन सी सैम्पल ने, डॉक्टर महबूब उलक ने या प्रोफेसर अमात्य सेन ने। तो बताइए राइट ऑप्शन आपका क्या होगा कि इनमें से कौन सा विद्वान है जिसने मानव विकास की अवधारणा दी। तो स्टूडेंट, जहाँ तक मुझे पता है कि आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आता होगा, ठीक है। अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब सोचिए कि आपकी जो ज्योग्राफी में तैयारी है वो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो है आपके जो है बताया गया होगा, ठीक है। मेरे स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो मुझे निश्चित तौर पर ये विश्वास है अपने स्टूडेंट पर कि उनको इसका जो आंसर है वो पता होगा, बिल्कुल पता होगा। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है सैयद डॉक्टर महबूब उल हक, जो है वो मानव विकास अवधारणा के प्रतिपादक हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर प्रोफेसर अमात्य सेन की बात करें तो भारत में जो मानव विकास की अवधारणा का जो विकास हुआ था उस वो जो है प्रोफेसर अमात्य सेन की देन है। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड किस पुष्प की खेती में विश्व में विशिष्ट स्थान रखता है, ठीक है। तो बताइए स्टूडेंट, कौन सा आंसर होगा आपका कि नीदरलैंड जो है कौन से जो है पुष्प की कृषि करने के लिए विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो बताइए, गेंदा, गुलाब, ट्यूलिप और कमल। तो इन चारों में से राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो इसमें से जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका है से ट्यूलिप। ट्यूलिप जो है इसका राइट आंसर होगा। एक और चीज़ मैं आपका यहाँ बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि जब भी आपका क्वेश्चन आता है तो आप जो है क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप अपने दिमाग में सोचोगे और पूरी ईमानदारी से आप जो है जितने भी एबेसद हैं इनके राइट ऑप्शन जो है आप मेरे बताने से पहले चूज़ करते रहेंगे और फिर आपको जो है कमेंट करना है कि 16 में से आपके कितने आंसर हैं वो सही हुए, ठीक है। जितने ज़्यादा होंगे और पूरा ईमानदारी से बताना है। देखिए बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करनी है, आपको राइटली बताना है कि इतने जो आंसर हैं 16 में से इतने मेरे आंसर सही हुए। तो ये आपका जो है बहुत अच्छा रहेगा, इससे आपकी जो कैपेसिटी है याद रखने की वो बढ़ेगी स्टूडेंट, बेनिफिट होगा इससे आपको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट वो ये है, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, ठीक है। तो ये जो है कि ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है, ये कहना चाह रहा है जिसमें जो उत्पादन है उस पर जो है स्वामित्व होता है, कौन सी अर्थव्यवस्था में होता है, ठीक है। तो कौन सी में होता है स्टूडेंट, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित और कोई नहीं, ठीक है। तो बताइए कौन सा होगा, ठीक है। आंसर आपको पहले ही सोचना है और ईमानदारी से आपको मैंने जो कहा है वो आपको करना है, लेकिन बेटा ईमानदारी से करना है पूरा, ठीक है। बेईमानी नहीं करनी है, ठीक है। इससे आपको ही बेनिफिट होगा। अगर आप बेईमानी करोगे तो आपको नुकसान है, ठीक है। मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप अगर ईमानदारी से करते हो तो वेरी वेल, ठीक है। तो लास्ट जो है इसमें अपना है राइट आंसर है वो पूंजीवादी। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें उत्पादन का स्वामित्व है वो व्यक्तिगत होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले क्रियाकलाप किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो बताइए स्वर्ण कॉलर जो कहे जाने वाले जो क्रियाकलाप हैं वो कौन से व्यवसाय में आएंगे, द्वितीयक में, तृतीयक में, चतुर्थक में या पंचम में। बताइए बेटा क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप सोच लो, ठीक है। और मैं अब इसका बताता हूँ और मिलाना है कि मेरे आंसर और आपके आंसर सही हो रहे हैं कि नहीं है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन है पंचम क्षेत्र में, ठीक है। तो पांच जो पंचम व्यवसाय है उसके अंदर के जो श्रमिक होते हैं उन श्रमिकों को क्या कहा जाता है, स्वर्ण कॉलर कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो चार ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, पैन अमेरिकन रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलिया अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग और
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो इसका भी आंसर जहाँ तक मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा, और ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको राइट ऑप्शन बताता हूँ, और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, तो इस रेल मार्ग से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं बेटा वो याद कर लेना, क्योंकि इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही मोस्ट है। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है बेटा, ये बहुत मोस्ट है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करोगे। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी आपको रिस्क ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के साथ नहीं लेना है। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो है इस मार्ग के बारे में आए, आप फटाक से उत्तर दो। तो ये चीज़ आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध पतन है। तो बताइए कौन सा पतन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध पतन है। स्थल रुद्ध का मतलब होता है जो चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ हो। ठीक है, तो मुंबई, कांडला, लंदन या फिर सैन फ्रांसिस्को। तो बताइए राइट ऑप्शन आपका जो है वो क्या होगा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है ऑप्शन नंबर द। सैन फ्रांसिस्को है वो विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध जो है पतन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय युवा नीति 2014 किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को युवाओं के रूप में परिभाषित करती है। तो जो 2014 में युवा नीति प्रकाशित हुई थी या जो है लागू की गई थी, तो उसमें आयु वर्ग कितना रखा गया है युवाओं के लिए। 15 से 29, 15 से 50, 15 से 35 और 14 से 25। तो बताइए स्टूडेंट राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो राइट ऑप्शन जो है वो है 15 से 29। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2011 की जनगणना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिमी बंगाल। तो बताओ बेटा कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सही होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है सही ऑप्शन है उसको आप जो है पता चल चुका होगा आपको। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन जो आपका है इसका वो है बिहार। बिहार जो है वो भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। कितना है बेटा, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 1102 व्यक्ति। ठीक है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये आपको याद रखना है। यहाँ पर दूसरा है उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश क्या है बेटा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार है। ठीक है, बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। यहाँ पर कंफ्यूज होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पर राज्य की जगह अगर बेटा केंद्र शासित प्रदेश दे देते, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, तो क्या ऑप्शन होता। तो आपका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन होता वो होता दिल्ली। ठीक है, दिल्ली सर्वाधिक जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखना है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दिल्ली का। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में नई दिल्ली आएगा 11,297, और अगर राज्य का पूछा जाए तो राज्य का बिहार आएगा 1102। ठीक है, आपको याद रखना है। और न्यूनतम घनत्व वाला जो राज्य है वो बेटा आपका क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जो है आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसका जनसंख्या घनत्व है वो 44 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से खरीफ की फसल है। तो आपको बतानी है कि ये जो आपके ऑप्शन है चार, इनमें से खरीफ की फसल अरहर, बाजरा, ज्वार और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा। 99.99 जो परसेंट स्टूडेंट हैं उनको पता चल चुका है कि राइट ऑप्शन जो है वो क्या होने वाला है। तो जी हाँ, आप सही सोच रहे हो, आपका जो ऑप्शन है वो द ही सही है। अरहर, बाजरा और ज्वार तीनों ही फसलें जो हैं वो खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो बताइए कब, 1989 में, 1974 में, 82 में या 1986 में। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था बताइए स्टूडेंट, कमेंट करना है आपको फटाफट। ठीक है,
बताइए। तो द ऑप्शन आपका सही है, 1986 जो है वो आपका राइट ऑप्शन है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है वो 1986 में पारित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ऊर्जा परमाणु आयोग है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1978 में, 1958 में, 1948 में या 1968 में? तो बताइए स्टूडेंट, कब की गई थी परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भारत में? बताइए कब की गई थी, कब की गई थी? बताइए क्या ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही है, 1948 के अंदर जो है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना है वो की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है उसका संबंध किससे है? वायु परिवहन से है, जल परिवहन से, सड़क परिवहन से या रेल परिवहन से? तो बताइए किससे जो है इसका संबंध है? फास्ट जो आपको देना है आंसर। तो बताइए स्टूडेंट, तो इसका राइट ऑप्शन आपका होगा सड़क परिवहन से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। क्या है? भारत के चारों जो बड़े महानगर हैं उनको आपस में जोड़ना, ताकि समय, दूरी और परिवहन लागत तीनों ही क्या हो जाए? कम हो जाए। तो इसके लिए ये तीनों ही जो चारों आपके राज्य जो महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को आपस में जोड़ने की ये योजना है, जिसको नाम दिया गया है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, आपको याद रखना है स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा है, भारत की आयातित वस्तु है तो या आयातक वस्तु है, तो भारत की आयातक वस्तु क्या है? उर्वरक है, पेट्रोलियम एवं उत्पाद है, मोती एवं बहुमूल्य रत्न है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बताइए राइट ऑप्शन जो है वो आपका क्या होने वाला है? तो आपको पता चल चुका होगा, तो जो आप सोच रहे हैं वही आपका इस समय राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी जो है भारत के आयातक वस्तुओं के रूप में हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डेसिबल में किस प्रदूषण का मापन किया जाता है? तो डेसिबल में किस प्रदूषण को मापा जाता है भाई? बताइए। आपके ऑप्शन है भू प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण। तो बताइए आपका राइट ऑप्शन जो है वो क्या होने वाला है? तो याद रखना है, डेसिबल को किस, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। तो डेसिबल में जो प्रदूषण मापा जाएगा वो कौन सा होगा? ध्वनि प्रदूषण होगा। ठीक है, याद रखना है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की जो पूर्ति है वो करनी है आपको और बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका है वो सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। तो किसका अर्थ होता है कि अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता? तो बताइए क्या होगा? तो इसमें आपका होगा निर्वहन। ठीक है, निर्वहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका आता है रिक्स्थान दूसरा, पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। तो कौन सा पशुपालन जो है वो आपका पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है? कौन सा है? वाणिज्य। ठीक है, कौन सा बेटा? वाणिज्य। वाणिज्य पशुपालन जो है वो किससे प्रभावित है? पश्चिमी जो संस्कृति है उससे प्रभावित है। आप देखोगे कि वाणिज्य पशुपालन है ज़्यादातर कहाँ होता है? पश्चिमी देशों में होता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाणिज्य पशुधन पालन या आप कह सकते हो या पशुधन पालन या पशुपालन कह सकते हो, तो ये पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा हो जाता है स्टूडेंट, प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है कहलाती है। तो दो नोडों को जो जो नोडों को जोड़ती है, अड़ा है यहाँ पर, नोडों को जोड़ती है, तो वो सड़क कौन सी सड़क कहलाएगी? क्या कहलाएगा? मतलब जो दो नोड को जोड़ती है क्या कहलाता है? योजक कहलाता है। योजक क्या कहलाएगा? योजक कहलाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है योजक कहलाती है। ठीक है, योजक कहलाती है। ठीक है, आपको याद रखना है। चौथा हमारा रिक्त स्थान है, व्यापारिक केंद्रों को खालिस्तान और नगरीय विपणन केंद्रों में विभक्त किया जा सकता है। तो कौन सा रहेंगे? तो इस क्या आएगा रिक्त स्थान में? तो यहाँ पर क्या आएगा? नगर। तो नगर के अपोजिट क्या होता है? ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण। ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में विभक्त किया जा सकता है व्यापार केंद्रों को। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
आदिम समाज में व्यापार का प्रारंभिक रूप व्यवस्था था। ठीक है, तो आदिम समाज में जो व्यापार का प्रारंभिक स्वरूप था वो कैसा था, बताइए कैसा था। तो वो था वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय कैसा था, वस्तु विनिमय। यानी आदिम समाज जो था वो किस प्रकार से जो करता था, तो वस्तुओं का विनिमय करता था। ठीक है, तो वस्तुओं का विनिमय जो है इसका आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत में संपूर्ण जनगणना ईस्वी में संपन्न की गई थी। तो भारत की संपूर्ण जनगणना, तो ये आपका ऑप्शन होगा 1981 में। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है, अगर ये आता भारत में प्रथम, और ये संपूर्ण शब्द अगर मान लो कटा हुआ हो, संपूर्ण हो ही नहीं। ठीक है, संपूर्ण आपका अगर मान लो हो ही नहीं, ये संपूर्ण शब्द है, ये मान लो हटा दो, और ऐसे इसको पढ़ो, भारत में प्रथम जनगणना ईस्वी में संपन्न हुई थी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर आपका 1981 है, वो संपूर्ण के साथ, अगर संपूर्ण नहीं हो तो ये होगा 1872। ठीक है, 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। लेकिन अगर पहली संपूर्ण जनगणना पूछे तो वो कब हुई थी, 1881 में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा रिक्तस्थान है, मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और के घरों का संकलन। तो क्या होगा यहाँ पर रिक्तस्थान में आपका क्या आएगा, तो बताइए क्या होगा इसमें। रिक्तस्थान जो है वो आपका, तो इसका जो है राइट आंसर आपका होगा वो होगा आकार। ठीक है, क्या होगा, मानव बस्ती का अर्थ किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकलन है। ठीक है, तो उसे मानव बस्ती कहा जाता है। तो यहाँ पर आकार आपका आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जल संभरण प्रबंधन के लिए अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के रिक्तस्थान जिले में चलाया गया था। तो बताइए राजस्थान के कौन से जिले में अलवारी जो है पानी संसद कार्यक्रम है वो चलाया गया था। तो ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो इसका आंसर जानते हैं, और इसका राइट आंसर आपका होगा अलवर। कहाँ, अलवर जो ज़िला है राजस्थान का, उसमें अरवारी पानी संसद जो कार्यक्रम है वो चलाया जाएगा। तो आपको याद रखना है अरवारी से अलवर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अरवारी अगर नाम आता है तो अलवर। ठीक है, नीरू मीरू आता है तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। रिक्तस्थान में ट्रोम्बे परमाणु ऊर्जा जो जो संस्था है उसकी स्थापना की गई थी। तो ट्रोम्बे परमाणु की स्थापना कब की गई थी बेटा, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका है 1954 में। 1954 में ट्रोम्बे जो है उसकी स्थापना की गई थी। फिर आगे जाकर शायद 1967 है इसमें, तो इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। विकास की संकल्पना है रिक्तस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर एक और रिक्तस्थान है, विकास की संकल्पना कैसी है, गतिक है, गतिक। ठीक है, तो विकास की संकल्पना कैसी है बेटा, गतिक है। तो गतिक आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ जाते हैं अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है वो यहाँ पर हो जाएंगे। तो अति लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में, तो पहला हमारा है सामाजिक भूगोल के कोई दो उपक्षेत्रों के नाम बताइए। तो सामाजिक भूगोल के दो उपक्षेत्र कौन कौन से हैं भाई, एक तो व्यवहारवादी भूगोल है, दूसरा सामाजिक कल्याण का भूगोल है। तो ये सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। तो यहाँ इससे जितने भी आपके जो है उपक्षेत्र दिए हुए हैं तो उनको आपको याद करने हैं। ठीक है, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। ठीक है, तो इन सब के जो आपके उप क्षेत्र दिए हुए हैं तो उनको आप अच्छे से तैयार करोगे, क्योंकि इनके बारे में किसी के बारे में भी जो प्रश्न है वो आ सकता है। यहाँ पर सामाजिक भूगोल का अपन ने लिया है, यहाँ जरूरी नहीं कि सामाजिक भूगोल हो, आर्थिक भूगोल भी हो सकता है। ठीक है, या राजनीतिक भूगोल भी हो सकता है। तो आपको सभी को याद करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राल्फ वाल्डो इमर्सन के अनुसार एक राष्ट्र मजबूत और महान किस प्रकार बनता है। ठीक है, तो इमर्सन जो है इन्होंने जो है अपनी एक जो है परिभाषा दी थी, जिस परिभाषा में इन्होंने क्या बताया था तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो राल्फ वाल्डो इमर्सन के अनुसार स्वर्ण से नहीं अपितु स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। यानी इमर्सन का ये कहना है कि कोई भी जो देश होता है वो सोने चांदी से महान नहीं बनता है, कि अगर किसी के पास ज़्यादा सोना हो चांदी हो तो वो देश पैसे वाला है या वो देश महान है।
अपितु किसी भी देश को महान बनाते हैं वहाँ के नागरिक, और वहाँ के नागरिकों में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। ठीक है, तो ये इमर्सन का कहना था। तो आपको याद रखना है कि इमर्सन के अनुसार क्या है कि कोई भी जो या मैंने देश जो है वो सोने चांदी से महान नहीं बनता या सोने से महान नहीं बनता, बल्कि वहाँ के पुरुषों और स्त्रियों से जो राष्ट्र है वो मजबूत और महान बनता है, क्योंकि वहाँ के नागरिक ही कि भाई किसी भी देश के नागरिक जो होते हैं वो उसी देश को महान और मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इमर्सन के अनुसार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न सूचकांक मूल्य वाले देशों में मानव विकास सूचकांक का स्कोर कितना पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं उनका स्कोर की बात की गई है। तो इनका जो मानव विकास सूचकांक का स्कोर जो होता है वो होता है 0.549 से कम। ठीक है, तो ये स्कोर जिन देशों का होगा वो देश किस में आएंगे, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इनके भी जो आपको क्रम है वो क्रम याद कर लेने हैं। अति उच्च में कौन आता है, उच्च में कौन सा आता है, और फिर मध्य में कौन सा आता है, और निम्न में से कौन सा आता है। तो इसमें किसी से के बारे में भी जो प्रश्न है वो किया जा सकता है। और ये चीज़ जो है जो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो वहाँ दी गई हैं, तो आप वहाँ जाकर भी इन चीज़ों को देख सकते हो और समझ सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग कौन सा है। तो बताइए, तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो उपयोग में लाए जाने वाला जो जलमार्ग है वो है राइन जलमार्ग है। ठीक है, तो आपको याद रखना है राइन जलमार्ग जो सबसे ज़्यादा जो है उपयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। तो ये आपको याद रखना है राइन नदी। ठीक है, या इसमें आप ये भी देख सकते हो राइन जल विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग है। ठीक है, तो आपको याद रखना है राइन नदी जो है या राइन जलमार्ग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फुटकर व्यापार किसे कहते हैं। तो फुटकर व्यापार है वो क्या होता है, तो वे व्यापारिक क्रियाकलाप जो कि उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित होते हैं फुटकर व्यापार कहलाता है। यानी वो जितनी भी व्यापारिक क्रियाएं जो क्या करते हैं डायरेक्टली जो है उपभोक्ताओं को अपनी वस्तुएं बेचते हैं। ठीक है, तो ऐसे जितने भी जो क्रियाकलाप होते हैं वो सारे के सारे फुटकर व्यापार में आएंगे। जैसे सब्जी वाला या किराने की दुकान वाले, ठीक है, या कोई मेडिकल स्टोर। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, फुटकर व्यापारी हैं जो हम उपभोक्ता हैं ना, तो हमें सीधी चीज़ हमें उपलब्ध करवाते हैं, यानी हम उनसे खरीद सकते हैं। यानी जहाँ कंपनी जो होती है वहाँ पर नहीं गए, अगर कंपनी से खरीदते तो कौन होगा, कौन सा व्यापार होगा। अगर सीधा अपन कंपनी से खरीदते हैं और उपभोक्ताओं, जैसे मान लो डायरेक्टली चीज़ मैंने कंपनी से खरीदी और किसी दूसरे को मैं वो चीज़ नहीं बेच रहा हूँ खुले में, तो वो कौन सा व्यापार हो जाएगा, थोक व्यापार हो जाएगा। फुटकर व्यापार कि जो है मेरे पास कोई चीज़ है और वो चीज़ मैं किसी को दूसरे को बेच रहा हूँ। ठीक है, यानी मैं भी किसी से खरीदता हूँ और फिर मैं दूसरों को बेचता हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो गया, फुटकर व्यापारी हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश समय बाढ़ की चपेट में रहने वाले कोई दो क्षेत्रों के नाम बताएं। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो बाढ़ है वो दो क्षेत्रों में आती है, और वो क्षेत्र है हिमालय क्षेत्र और दूसरा है असम। तो ये दोनों ही क्षेत्र हैं जहाँ पर विश्व जो है हर वर्ष जो है बाढ़ आती रहती है, या बाढ़ आने की संभावना जो है स्टूडेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू निम्नीकरण क्या है। तो भू निम्नीकरण क्या होता है, तो स्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उपलब्धता में कमी होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या होगा, स्थायी हो या अस्थायी दोनों ही तौर से अगर भूमि की जो उपलब्धता है अगर उसमें कमी आती है तो वो कमी होना ही क्या है, भू निम्नीकरण है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। से आपका खंड ब शुरू हो जाता है, और मैं आप यहाँ पर बताऊँ कि जो आपका खंड ब शुरू हो रहा है तो इसके अंदर जो है मैं आंसर जो है वो नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर आंसर लिख कर अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना लंबा वीडियो आप नहीं देख पाओगे। इसलिए ये क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर हैं, और इन क्वेश्चंस के आंसर आप जो है अपनी बुक ये में जो है ढूंढ सकते हो। ठीक है, वहाँ से ढूंढ कर आप इनको याद कर लेना ताकि वीडियो बड़ा ना हो। लेकिन याद रखना है लास्ट के जो दो हैं 19 और 20 के,
और वीडियो देखना है, कहीं आप यहाँ से मत लौट जाना। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो 19 और 20 का जो प्रश्न है वो आपके मैप का है, और नीचे मैंने मैप भर रखे हैं, ठीक है, तो वो आपको देखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं हमारे इसमें रहेंगे स्टूडेंट, तो वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बैकखंड का है, क्वेश्चन नंबर 4। मानव भूगोल के उप जो क्षेत्र हैं उनके नाम बताने। तो मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम बताने, तो इसमें कौन कौन से आएंगे आपके? सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, ठीक है, तो ये आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको याद रखने हैं और उनके सभी के जो आपको बताने हैं। ठीक है, लगभग शायद 6 प्रकार होने चाहिए ऐसे जो हैं, तो वो आप जो है वो देखकर इसमें इसका आंसर वही होगा। बढ़ते हैं दूसरा, डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा प्रतिपादन मानव विकास अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो मानव भूगोल की जो मानव विकास की जो अवधारणा है वो अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार आपको बतानी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित श्रमिकों से क्या अभिप्राय है, समझाएं। तो असंगठित श्रमिक कौन से होते हैं? वह श्रमिक जो 6 महीने से कम काम लेते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको देखकर जो है करना है, बड़े वाले क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में जल परिवहन के क्या लाभ है। तो जल परिवहन के कौन कौन से लाभ होते हैं? जैसे जल परिवहन है वो सस्ता होता है, ठीक है, सरल होता है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो इसमें रहेंगी। भारी पदार्थों के परिवहन के लिए जो है अच्छा होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो है इसके कुछ विशेषताएं हैं, तो वो विशेषताएं आपको याद करनी है और वो लिखना है। नेक्स्ट होता है द्विपार्श्विक एवं बहुपार्श्विक व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये इजी सा है, इसका कोई ज़्यादा है नहीं। बहुपार्श्विक व्यापार क्या होता है, ठीक है, और द्विपार्श्विक क्या होता है? तो द्विपार्श्विक क्या होता है? ऐसा व्यापार जो दो देशों के मध्य होता है वो द्विपार्श्विक व्यापार कहलाता है। बहुपार्श्विक क्या होता है? दो या दो से अधिक देशों के, दो से अधिक देशों के बीच, ठीक है, दो से अधिक देशों के बीच में जो है व्यापार होता है वो व्यापार बहुपार्श्विक व्यापार कहलाता है। ठीक है, क्या होगा? दो देशों के बीच हो रहा है तो द्विपार्श्विक। अगर दो से ज़्यादा देश हैं, ठीक है, अब दो से कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20, 50, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, तो वो बहुपार्श्विक व्यापार कहलाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भाषा, ये सॉरी भाषा है, ठीक है, भाषण नहीं है, भाषा। भारत में भाषा संगठन पर टिप्पणी लिखें। तो भारत में भाषा संगठन पर टिप्पणी लिखें, तो यहाँ पर भाषा शब्द है ये बेटा, ध्यान रखना। तो भारत में भाषा संगठन पर टिप्पणी लिखें, तो भारत के अंदर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, कि है ना, और उनका कितना क्या प्रतिशत है, तो वो चीज़ यहाँ पर आएगी। ठीक है, कौन कौन सी है ना भाषाएं बोली जाती हैं, तो वो आपको देखना है। हमारे संविधान के अंदर जो है 22 भाषाओं को जो है समाहित किया गया है, और ये चीज़ें आपको इसके अंदर बतानी रहेंगी। नेक्स्ट आपका आता है अर्धगुच्छित बस्तियों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। तो आपको बताना है अर्धगुच्छित बस्तियां होती क्या है, ठीक है, किस प्रकार से बनती है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपकी रहेगी। बस यही टिप्पणी है, इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में उपग्रह संचार प्रणाली का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, भारत में जो उपग्रह संचार प्रणाली है उसके बारे में बताना है कि कब इसकी शुरुआत हुई थी, भारत का पहला जो है प्रक्षेपण कब हुआ था, ठीक है, उसके बाद में क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या जो उपलब्धियां हमने हासिल की है, तो इस बारे में जो है हमें इसमें बताना है। नेक्स्ट हमारा है, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भारतीय जो व्यापार है उस व्यापार की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में बताना है, क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो वो इसमें रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन अपना, नगरों में पर्यावरण संबंधी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, सुधार जो है सुझाव दीजिए। तो नगरों के अंदर जो पर्यावरणीय समस्याएं, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नगरों के अंदर कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं हैं, फिर उनके समाधान हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो प्रदूषण, वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण के लिए आप जो सुझाव दे सकते हो कि जो है पर्यावरण प्रदूषण, भाई अगर गाड़ियां जो है गाड़ियों को जो है सीएनजी पर या इलेक्ट्रिक में बदल दी जाए, जिससे जो है वायु प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, तो ये वायु प्रदूषण भी जो है पर्यावरण का ही है। इसके अलावा जो कचरा है उसका सही ढंग से निपटारण किया जाना चाहिए। ठीक है, उससे भी वायु जो आपका प्रदूषण है वो पर्यावरण प्रदूषण है वो नहीं होता है। ठीक है, सीवरेज लाइनों का पानी है उसको दोबारा उपयोग में लेने के लिए, जो उसको शुद्ध करके दोबारा उपयोग में लिए के लिए किया जा सकता है, जिससे नदियाँ या तालाब झीलें हैं वो दूषित नहीं होंगी।
तो ऐसे कुछ और भी कारण जो है आपकी बुक में मिल जाएंगे, तो वो कारण जो आपको इजीली में याद हो वो आप वो उनको याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपके आते हैं दीर्घ लघुतरात्मक प्रश्न। ठीक है, तो ये इनसे भी बड़े हैं, तो ये कौन कौन से हैं, तो आइए जानते हैं और बढ़ते हैं आगे। ये आपका खंड स है। ठीक है, तो खंड स या सेक्शन सी आप कह सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, दो देशों के मध्य, ठीक है, ये दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, या कोई देश किसी देश की सीमाओं के पार, ठीक है, व्यापार करता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आप इसकी परिभाषा अपनी बुक के अंदर देख सकते हो, आपको स्पष्ट जो है लिखी हुई मिल जाएगी, आप वहाँ से याद कर सकते हो। इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो इसके प्रकार कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। ठीक है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, अथवा में इसमें है विश्व व्यापार संगठन पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, ये इसके अथवा में ही है। तो विश्व व्यापार संगठन के बारे में आपको बताना है कि 1 जनवरी 1995 में इसकी जो है स्थापना हुई, गेट का नाम बदलकर जो है विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया। ठीक है, वर्तमान में इसके कितने 164 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, ये है। ठीक है, और इसका काम जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कुछ जो भी चीज़ें इसके बारे में है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भारत में 3 प्रमुख लोहा अयस्क क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो ये मैं यहाँ पर बताऊँ कि जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता है कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, कौन कौन से, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश, ठीक है, और एक और कौन सा था, एक और भी था, ठीक है, वो मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पर है, तो उन तीनों के बारे में आपको यहाँ बताना है। ठीक है, कौन सा उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश जो पठारी प्रदेश है कौन सा आएगा इसके अंदर, इसके अंदर आपका छोटा नागपुर का पठार और उसके समकक्ष या जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है जैसे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिमी बंगाल है। ठीक है, तो वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद में दक्षिण पश्चिमी में कौन सा, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है। ठीक है, और उनके संस्पर्शीय या उनकी सीमाओं को छूने वाला जो तमिलनाडु है उसकी उच्च भूमि जो है इसके अंतर्गत आ गई। एक शायद आपका ये यहाँ पर रह जाता है अरावली वाला ये क्षेत्र, तो आप इसको भी देख लेना, तो इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इसके अथवा में है सौर ऊर्जा पर संक्षिप्त लेख लिखें। तो सौर ऊर्जा के बारे में बताना है कि किस प्रकार से सौर ऊर्जा जो है वो बनती है, किस प्रकार से जो है ये जो है नवीनीकरण योग्य है, ये चीज़ें जो है आपको बतानी है। सोलर सिस्टम के बारे में आपको लिखना है। ये जो सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको जो चैप्टर वाइज जो वीडियो अपन ने किए थे, तो उस वीडियो में आपको आसानी से इन ये सारे बड़े वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आराम से वहाँ मिल जाएंगे। अगर आप पासबुक में नहीं ढूंढते हो तो आपको ये पता करना है कि ये जो निबंध ये प्रश्न है वो कौन से चैप्टर में से हैं, और उस चैप्टर का वीडियो वहाँ पर देखकर जो है आपको इसके आंसर वहाँ पर आपको मिल जाने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान प्रति भूमि एवं पुरातन प्रतिभूमि को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी मेरे जो स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि ये मैंने भी करवाया था। ठीक है भाई, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि क्या होती है, ऐसी भूमि जो 5 साल से अधिक प्रति यानी खाली पड़ी हुई है उसको कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। जो 5 साल से कम परंतु 1 साल से अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, पुरातन प्रतिभूमि कहा जाता है। ठीक है, और जो 1 वर्ष से कम समय के लिए खाली छोड़ी जाती है उसे वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे जो प्रश्न हैं अगर आप पासबुक में या आपको बुक में नहीं मिल रहे हैं, अगर बुक में नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो है बस आपको पता करना है कि ये प्रश्न जो है कौन से चैप्टर से हैं, और वहाँ से जो है आप जो है चैप्टर का जो वीडियो है उसको ओपन करके देख सकते हैं। वहाँ पर आसानी से आपको ये मिल जाएंगे, पहले से ही जो है उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ से जो है देख सकते हैं, जिससे आपका टाइम जो है वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इसके अथवा में है भारत में भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकसित करना क्यों आवश्यक है, समझाएं। तो इसके अथवा में ये प्रश्न है, तो ये प्रश्न आपको देख लेना है कि किस प्रकार से प्रौद्योगिकी के विकास की वजह से जो है ऐसा हो सकता है। शायद ये क्वेश्चन हमारे जो है चैप्टर वाइज जो है उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन खंड द यानी डी की ओर। सेक्शन डी, तो सेक्शन डी आपका है, उसमें निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे आपके, 2 निबंधात्मक आएंगे जो 4-4 नंबर के होने वाले हैं। तो इसमें पहला है, तो वो आप देख लीजिए। तो
पहला है आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि आधुनिक जो आर्थिक विकास है उसमें सेवा सेक्टर, तो यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए डाली गई है। आपको क्या किसके बारे में बताना है, सेवा सेक्टर के बारे में बताना है, यानी सेवा सेक्टर है वो यानी तृतीय क्रियाकलाप के बारे में बताना है, जिसमें जो मोस्टली आपका क्या है, सेवा सेक्टर है। ठीक है, सेवा सेक्टर जो है उसके बारे में आपको बताना रहेगा, क्योंकि तृतीयक व्यवसाय है वो आपका सेवा सेक्टर के अंतर्गत ही आता है। तो वो चीज़ें यहाँ पर बतानी है। आपको इसका आंसर आता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है उसको देखिए, लैंग्वेज चेंज कर दी, तो आपको ऐसा लग सकता है कि हो सकता है ये हमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सेवाओं के बारे में आपको बताना है, या तृतीयक व्यवसाय जो आपका हो गया ना, तो तृतीयक व्यवसाय जो है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और आप जो है अपनी बुक्स में भी इसको देख सकते हो। इसके अथवा में है पर्यटन के आकर्षण पर एक लेख लिखें। तो पर्यटन का आकर्षण, ठीक है, तो यहाँ पर पर्यटन के बारे में बताना है, किस प्रकार से पर्यटन जो है वो होता है, किस प्रकार से उसको बढ़ावा मिलता है, कौन कौन से कारक होते हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, है देश में जल संसाधनों की उपलब्धता की विवेचना कीजिए और इसके स्थानिक वितरण के लिए उत्तरदायी कारक बताएं। ठीक है, तो जो इसमें आपको क्या बताना है कि जो हमारे देश के अंदर जो जितने भी जलीय संसाधन हैं उनके बारे में बताना है, और साथ ही साथ उनको बढ़ावा किस प्रकार दिया जा सके। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके अथवा में आपका है जल संभरण प्रबंधन क्या है, ये आपको बताना है। उसके बाद में क्या आप सोचते हैं कि सतत पोषणीय विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, तो ये आपको बताना है। तो ये प्रश्न जो है वो आपका दो भागों में बटा हुआ है, 1+3=4। ठीक है, एक नंबर आपका किसका मिलेगा, जल संभरण जो प्रबंधन है वो क्या होता है, यानी इसके बारे में आपको बताना है। बाकी का आपका सतत पोषणीय विकास जो है वो रहेगा। तो इस प्रकार से ये आपके 18 जो प्रश्न हैं वो रहेंगे। इसके बाद में जो है 19 और 20, तो आइए अपन देखते हैं 19 और 20 को भी। तो देखिए, दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित नगरों को दर्शाएं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है टोरंटो, सेटियांगो, संघाई और तिब्बत। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो देखो स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि ये चारों नगर हैं वो कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि ये कौन कौन से देशों में है, तब तक आप जो है मैप जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपकी अगर अपन बात करें, सबसे पहले अपन बात करते हैं टोरंटो की। तो टोरंटो कहाँ है स्टूडेंट, कनाडा में। टोरंटो कहाँ है, कनाडा। सिटियांगो कहाँ है, बताइए। सिटियांगो कौन से देश में है, तो सिटियांगो आपका है चिली में। कहाँ है, चिली देश में। संघाई कहाँ है, चीन में। ठीक है, तिब्बत चीन में। चीन में, या कह सकते हो भारत के जस्ट ऊपर। ठीक है, तो ये आपके हो गए। अब अपन वर्ल्ड का मैप देखते हैं, और इस मैप में हम जो है देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, ठीक है, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, यहाँ जब जहाँ बिंदु लगा हुआ है, यहाँ बिंदु ये कनाडा का एरिया है, और यहाँ पर कौन सा है, टोरंटो नगर आपका स्थित है। ठीक है, तो टोरंटो कहाँ है, कनाडा। ठीक है, उसके बाद में देखते हो भारत के जस्ट ऊपर ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर आपका क्या है, तिब्बत है। संघाई आपकी कहाँ है, ये वाला जो पॉइंट है, सॉरी, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्या है, संघाई। ये यहाँ पर क्या है, आपका चीन है। भाई ये देखो पूरा हिस्सा जो है वो किसका है, ऐसे ऐसे करके कुछ चीन का है, तो ये चीन का है। तो तिब्बत भी जो है चीन के अंदर आता है, और संघाई है वो भी चीन के अंदर आती है। और यहाँ पर ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया। दक्षिणी अमेरिका में ये जो तट के समानांतर फैला हुआ है ये वाला भाग, ठीक है, ये भाग आपका किसका है, चिली का है। ठीक है, और चिली देश का है, और इसी चिली देश के अंदर आपका क्या है, सेटियांगो है। सेटियांगो कहाँ होगा, यहाँ पर जस्ट जो बाउंड्री है यहाँ की, इस बाउंड्री के जस्ट पास आपका सेटियांगो है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा कहाँ पर है, चिली देश में। तो इस प्रकार से आप जो है ये मैप आपका वर्ल्ड का है वो आपके सामने। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट हमारा, दिए गए भारत की रेखा मानचित्र में निम्न पदों को दर्शाएं। ठीक है, तो इसमें आपको बताने हैं। तो इसमें देखो पाराद्वीप है, तूतीकोरिन है, कांडला है, और न्यू मंगलोर है। तो सबसे पहले बात वही आ जाती है जो पिछले में आ रही थी स्टूडेंट, कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये भारत के जो 4 बंदरगाह यहाँ पर पूछे गए हैं, तो ये बंदरगाह कौन कौन से राज्य के अंतर्गत
आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें पारादीप की, तो पारादीप किस में है भाई? ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में क्या है ये पारादीप। तूतीकोरिन तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु जो है वो में आपका है तूतीकोरिन। न्यू मंगलोर आपका कहाँ है? केटी का यानी कर्नाटका में। कांडला आपका कहाँ है? तो गुजरात में। तो ये आपको याद रखना है, पारादीप ओडिशा, तूतीकोरिन तमिलनाडु, कांडला गुजरात और न्यू मंगलोर कर्नाटका। ठीक है, अब अपन आइए मैप में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये आपका उड़ीसा का है। ठीक है, ये पोर्शन जो है ना आपका कहाँ का है? उड़ीसा का है। तो यहाँ जो ये किनारा है, इस किनारे के ऊपर आपका क्या है? पाराद्वीप है। ठीक है, तूतीकोरिन की बात करें तो तूतीकोरिन यहाँ पर श्रीलंका के पास, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है श्रीलंका का, इससे नीचे की तरफ आपका क्या है? तूतीकोरिन है। ठीक है, न्यू मंगलोर की बात करें तो न्यू मंगलोर आपका यहाँ पर स्थित है स्टूडेंट। ठीक है, केरल और जहाँ पर कर्नाटका ख़त्म होते हैं उसके पास आपका न्यू मंगलोर है। ठीक है, कांडला की बात करें तो कांडला जो ये बीच में गैप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला गैप दिख रहा है, इस गैप के अंदर। ठीक है, कौन से गैप के अंदर? ये वाला जो गैप है, इस गैप के अंदर जो है यहाँ ऊपर वाला हिस्सा है, जो ये ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा है, इस हिस्से पर आपका कांडला स्थित है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से जो है देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इनको समझ सकते हो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और आप सभी को एडवांस में हैप्पी रिपब्लिक डे, भारतीय गणतंत्र दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं लेता हूं आपसे इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।